हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल मूव ऑन में। इस चैनल मूव ऑन में दोस्तों बहुत ही मेहनत से और आप लोग के विश्वास से यह चैनल हम लोग मूव ऑन आप लोग के समझ और एक पढ़ने वाले लोगों के लिए मैंने क्रिएट किया है। और एक उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोग ज़रूर हमारे इस चैनल के लिए पीछे समर्थन करेंगे और आप लोग के साथ साथ मैं भी आप लोग के इस जिम्मेवारी को पूरा निभाऊंगा। आज मैं आप लोग के समझ मॉडल क्वेश्चन 2021 झारखंड से विज्ञान क्वेश्चन जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ डिस्क्राइब करते हुए आज आप लोग के सामने क्वेश्चन का आंसर लाया हूँ। और इसमें आप लोग को तीनों यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट्स दूंगा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे आज पहला क्वेश्चन पे। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग अगर हमें मोटिवेट कीजिएगा तो ज़रूर हम भी आप लोग के सामने नॉलेज से ज़रूर कुछ देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता। दोस्तों उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है। यानी दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। इसको ट्रिक से आप याद करते हैं, आभासी जहाँ सी आ गया वहीं पे सीधा कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें वस्तु से छोटा होता है। और इसके अपोजिट बात करें दोस्तों, एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भी आपका आभासी होता है और सीधा होता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सी आया, जहाँ सी आया वहाँ पे सीधा होता है। लेकिन इसमें अंतर ये होता है दोस्तों, यह वस्तु के बराबर होता है। और एक और दर्पण होता है, उसे कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं काल्पनिक होते हैं। इसमें दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं आपका, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन चैनल का भी नाम है, आप जान सकते हैं। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? हमें तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेरिट लग रहा है इसमें। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा होना चाहिए। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा डायोप्टर होता है। सबसे पहले दोस्तों ये हम लोग जानना चाहेंगे लेंस की क्षमता होता क्या है। हम लोग जानते हैं P = 1/f, यानी द इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसका एसआई मात्रा डायोप्टर होता है, डायोप्टर। और इसे डी से सूचित करते हैं। डी एक वैज्ञानिक था, डायोप्टर एक वैज्ञानिक था जिनके नाम पर एसआई मात्रक पड़ता है। और दोस्तों ये जान सकते हैं P = होता है 1/f। और दोस्तों एफ यानी फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, यानी कि इसे एम इन्वर्स भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और इससे आप लोगों को न्यूमेरिकल में बहुत सारे हेल्प होगा, जो कि मैं आगे आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। जूल भी एक वैज्ञानिक था, जो कि कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। वाट शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अर्घ ये कार्य का छोटी यूनिट अर्घ होता है। एक अर्घ = कितना होता है? 10⁻7 जूल, ठीक है दोस्तों। अब ऑप्शन भी मैं डिस्कस के साथ पूरा करते चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से जरूर करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा आँख क्या होता है। हमारा आँख क्या है? आँख जो है हमारा एक लेंस की तरह भांति काम करता है। तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। दोस्तों हम लोग का जो आँख होता है, आँख के सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए व्यास कितना होता है। आँख का ये जो व्यास होता है 2.3 मीटर होता है, 2.3 मीटर होता है, जो कि ये नया क्वेश्चन इस साल जैक में आ सकता है। और डिस्कस करते हैं आँख कॉर्निया किससे कहते हैं? जिससे हमारे आँखों में प्रकाश जाती है, यानी कि कॉर्निया को आँखों का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, खिड़की भी कह सकते हैं। आइरिस आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, है ना। और रेटिना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेटिना हमारे आंखों के सबसे बाहरी परत होते हैं, जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पे बनती है, वास्तविक बनती है, उल्टा बनती है और वस्तु से थोड़ा छोटा बनती है। लेकिन हमारे रेटिना के सामने ही मस्तिष्क में एक उत्तक होती है, जो हमें उसे सीधा करने के लिए प्रदान करती है। और अगला इसमें है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। हमारे आँखों में ये भी इम्पॉर्टेंट है, उत्तल लेंस रहता है। हमारे आँखों में उत्तल लेंस रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश होता है? सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानना चाहिए कूलम क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय कूलम? कूलम क्या होता है ना, ये आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कूलम होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि आपका आंसर बी होगा।
और कूलम जो था आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं धन आवेश, एक होते हैं ऋण आवेश। धन आवेश यानी प्लस और ऋण आवेश यानी माइनस। जो धन आवेश होते हैं वह पॉजिटिव और जो ऋण आवेश होते हैं वो नेगेटिव की ओर एडॉप्ट करते हैं। चलिए, ओम। ओम एक जर्मन वैज्ञानिक था जिन्होंने ओम का नियम भी दिया, अपने नाम से ही दिए हैं। तो ओम मात्रक है, सबसे पहले ओम मात्रक है प्रतिरोध का। ये कैसे आया दोस्तों? हम लोग जानते हैं ओम का नियम क्या बोलता है, V=IR, यानी कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी जितना विद्युत धारा बढ़ेगी उतना ही विभवांतर भी बढ़ेगी। तो ये R आपका होता है यहाँ पे प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम लोग ये जान सकते हैं दोस्तों कि R हम लोग फार्मूला ला सकते हैं V/I। यहाँ V से होता है विभवांतर, विभवांतर कैसे मतलब वोल्ट होता है, और ये I से विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है एम्पियर। यानी कि यहाँ से ये जान सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग कहते हैं ओम। यानी कि प्रतिरोध कैसे मतलब क्या हो गया दोस्तों ओम, प्रतिरोध कैसे मतलब क्या हो गया दोस्तों ओम। और इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू ओम। और ओम को आप लोग ये स्टेप से सूचित करते हैं, ठीक है। और ऊर्जा कैसे मतलब जूल हो गया, प्रतिरोध कैसे मतलब आप लोगों को बता चुके ओम हो गया, धारा विद्युत धारा कैसे मतलब एम्पियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एडॉप्ट करते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सबसे पहले शरीर में भोजन की जो पाचन होता है, यानी पाचन बोल रहा, शरीर में भोजन की जो पाचन होता है वह वियोजन अभिक्रिया की ओर होती है। हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे ये वियोजन क्या होता है। आप लोग जान सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होता है ग्लूकोज। क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं ये क्यों होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम जब हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारे चीज़ एडॉप्ट करते हैं, तो वह सभी चीज़ हमारे शरीर में जब जाती है तो वह ग्लूकोज के फॉर्म बन जाती है। तो वह यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो शरीर में भोजन का पचना एक वियोजन अभिक्रिया है और श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन मूव करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? जल में घुलनशील क्षारक दोस्तों क्षार कहलाएगा। यानी कि जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अम्ल क्षार लवण। सबसे पहले अम्ल क्षार लवण को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एक जानते हैं एक स्केल होता है, इसे कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। यानी जिसमें हाइड्रोजन की क्षमता की H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता को माप करते हैं। पीएच मापदंड का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसर ने, और इसका नाम दिया था बैकमैन ने नाम दिया था, है ना। तो इसमें ये जो आपका ये जो पीएच एक मापदंड है जिसका वैल्यू होता है 0 से लेकर 14 के बीच में। तो यहाँ 0 बीच में आता है 7। तो दोस्तों 0 से लेकर 7 के बीच अगर किसी विलियन का मान होता है तो उसे बोलेंगे एसिड यानी अम्ल कहेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल। और अगर 7 के बराबर है तो उसे उदासीन कहेंगे। क्या कहेंगे? उदासीन या फिर जल भी कह सकते हैं, ठीक है। और 14 रहेगा तो उसे बोलते हैं क्षारक। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्षारक। अब इसी में एक पॉइंट्स और आते हैं जो आने वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट। अगर पीएच मान किसी का 0, 1, 2, 3 है तो उसे बोलेंगे प्रबल अम्ल, और अगर 3 से अधिक है तो उसे कहेंगे दुर्बल अम्ल। और किसी का पीएच मान अगर 14 या 13 हो तो उसे बोलेंगे प्रबल क्षार, और 7, 8, 9, 10 तक है इसे बोलेंगे दुर्बल क्षार। तो इसमें आप लोगों को सभी चीज़ हम डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। यानी जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षार कहते हैं, है ना। अब आगे की ओर क्वेश्चन मूव करते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? आप लोग अगर ध्यान से इस चीज़ को देखे होंगे तभी मैंने बताया कि पीएच मान जो होता है 0 से 14 तक होता है और 0 से 7 ये होता है। तो 0 से 7 के बीच अम्ल का पीएच मान होता है। यानी कि इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 से कम हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 7 से कम, है ना। और 7 के बराबर उदासीन विलयन का हो गया और 14 हो गया आपका क्षारक का, ठीक है। चलिए, और अम्लों का राजा अगर कोई पूछ देगा कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं तो आराम से बोलेगा H2SO4, यानी जिसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपका बैटरी में पाई जाती है। लिथियम से बनती है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड इसमें भी यूज किया जाता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर मूव करते हैं। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को जाने से पहले हम लोग ये जानना पड़ेगा कि टोटल धातु की संख्या कितनी होती है, कुल तत्व कितनी होती है। दोस्तों सबसे पहले जानना चाहिए हमारे आवर्त सारणी जो कि मोसले के द्वारा बोर्स के द्वारा 1913 में दिया गया था। इसमें कुल 118 तत्व है। 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस में। तो ठोस की संख्या कुल 91 है, द्रव्य की संख्या मात्र 2 है और गैस की संख्या कुल 12 है। तो इस प्रकार दोस्तों
थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों। द्रव्य के बारे में बात करना चाहते हैं। 2 द्रव्य ऐसे होते हैं जो आपका कमरे के ताप पे द्रव होते हैं। दो धातु होते हैं। तो पहला धातु होते हैं, एक आपका एक होते हैं धातु और एक होते हैं अधातु। अगर धातु बात करेगा दोस्तों तो इसमें पारा लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? पारा। लेकिन वही अगर आधातु बोल दिया तो इसमें लेंगे ब्रोमीन। धातु अगर बोल दिया तो पारा लेंगे। तो पारा का सिंबल क्या होता है? Hg, और इसका परमाणु पारा का सिंबल क्या होता है? Hg, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80। क्या होता है दोस्तों? 80, ठीक है। और ब्रोमीन एक अधातु के रूप में द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका संकेत होता है Br, ब्रोमीन, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 35, है ना। और तांबा तो आप जानते होंगे, तांबा का संकेत होता है Cu होता है, और आयरन का संकेत Fe होता है, ठीक है। आयरन को 26 में होता है और कॉपर आपका 28 में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही मूव ऑन है, इसलिए हम बोलते रह रहे हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सबसे पहले जानना चाहेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन 2 नाम से मिलकर बना हाइड्रोकार्बन। देखिए इसमें मिला हुआ हाइड्रो और कार्बन, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक। अब किसी ने हमसे पूछा है भैया कार्बनिक यौगिक क्या होता है, यानी जिसमें कार्बन के यौगिक उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। अब ये कार्बनिक यौगिक कुल कितने प्रकार होते हैं, तो इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक अब मैं आप लोग के सामने देता हूँ, इसे जरूर देखिएगा। कुल कार्बनिक यौगिक की संख्या होता है, एक ट्रिक याद है, हम लोग जानते हैं अपने गाँव शहर में रहते हैं तो उसमें बोलते हैं अभी का sp कौन है? sp कौन? SpCHON, sp कौन है? तो कोई भी हो गया XYZ, तो X मान लीजिए। तो S हो गया सल्फर, P हो गया क्या होता है? फास्फोरस, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, और X में आपका दोस्तों यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया, ठीक है। तो ये आपका कार्बनिक यौगिक हो गए, ठीक है, यानी कि जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसे बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, यानी ग्लूकोज भी एक आपका क्या हो गया? कार्बनिक यौगिक। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक हो, इससे पहले कि आप लोग को पता करना पड़ेगा, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। तो एल्केन का सामान्य सूत्र आपका क्या होता है? CnH2n+2 इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, और बंधन अगर बोलेंगे तो डबल बॉन्ड होता है ना। तो इसका प्रथम सदस्य होता है मीथेन। लेकिन यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है अल्कीन। तो अल्कीन उसे कहते हैं जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n। अब इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो आप इसमें देख सकते हैं कहीं ऐसा है आप लोग को जहाँ पे ऐसा लग रहा हो कि डबल बॉन्ड वाला हो, देखिए 2 यानी कि C2H4, यानी ये इथिन का सूत्र होगा जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र की ओर जा रहा है। और ये बात करेंगे ब्यूटेन का सूत्र हो गया, क्योंकि देखिए 2 गुना से 2 अधिक हो जो कि एल्केन में आ रहा है। ये मीथेन हो गया और ये आपका हेक्सेन हो गया, तो ये हो गया। इसमें एक और प्रकार इसके होते हैं दोस्तों एल्काइन भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समूह होता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसका सूत्र होता है CnH2n-2 इसमें कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ भी आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, शायद क्या पूरा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोग को हेल्प करूँगा। अब इसी क्वेश्चन के साथ मैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लाऊंगा। कैसा लगा ये दोस्तों, ये वीडियो मेरा छोटा सा प्रयास से था, पहला वीडियो था। मैं ज़रूर आप लोग का कमेंट पढ़ना चाहूँगा, और ज़रूर आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, कुछ मोटिवेट कीजिए, और अगर आप लोग मोटिवेट कीजिए तो मैं आप लोग के पीछे और अपडेट करूँगा, नॉलेज से अपडेट करूँगा। और इसके साथ साथ हर विषय में आप लोग को नॉलेज दूंगा, चाहे वो क्लास 12th का हो या फिर 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, हर टाइप का दूंगा। कंपटीशन से रिलेटेड भी मैं फैक्ट्स दूंगा, कंपटीशन से रिलेटेड भी मैं फैक्ट्स ज़रूर डालूंगा। झारखंड हो या फिर कोई भी चीज़ हो, या फिर ओरिजिनल जीके हो या फिर लूसेंट्स हो, सभी से मैं ज़रूर दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग के विश्वास और उम्मीद के साथ मैं इस चैनल को आज अपडेट किया हूँ, चाहूँगा आप लोग ज़रूर इसमें मेरी मदद करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय डियर व्यूअर्स।